नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय लोकसभा चुनाव का अब दूसरा दौर कल शुरू होने वाला है, लेकिन आप देखें कि पूरे देश भर में अब ना तो विकास का मुद्दा है, ना राम मंदिर का मुद्दा है, ना धारा 370 का मुद्दा है। अब मुद्दे नए आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठा दिया है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि देश में लोगों की संपत्ति छीन ली जाएगी और वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। हिंदू मुस्लिम आ गया है। दूसरा, कल नरेंद्र मोदी ने एक नई बात कह दी कि उन्हें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वे कांग्रेस जो संविधान बदलना चाहती है उसे संविधान बदलने से रोकना है। कांग्रेस जो मुसलमानों को आरक्षण देने की जो एक चाल चलने वाली है उसे रोकना, इसलिए 400 सीटें चाहिए। आज मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले जी हैं। मैं पहले बता दूं, पीयूष बबेले जी लंबे समय तक इंडिया टुडे सहित तमाम बड़े समाचार पत्रों में रहे हैं। उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी पे पुस्तकें लिखी हैं और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का गहन अध्ययन किया है। हम पीयूष बबेले जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है और कांग्रेस के नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं कि यदि अगली बार सत्ता में बीजेपी आई तो वो संविधान को बदल देगी। वास्तव में संविधान कौन बदलने वाला है? क्या वाकई संविधान इस तरह से बदला जा सकता है? किसी को 400 सीटें मिल जाएंगी तो क्या वो संविधान बदल सकता है? पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में संविधान बदलने की बात बहुत चल रही है। निश्चित तौर पे इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो ये चुनाव अंतिम होंगे, अगली बार संविधान बदल दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से संविधान कर लेंगे। संघ पर भी आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पे भी और नरेंद्र मोदी पे भी। अब नरेंद्र मोदी जी ने कल से एक नई बात कही है कि असली में संविधान तो कांग्रेस बदलना चाहती है। वो मुसलमानों को आपकी सारी संपत्ति छीन के दे देगी, महिलाओं के गले के मंगलसूत्र उतार के वो मुसलमानों को बांट देंगे, आपके घर में अनाज के डब्बे में रखे पैसे निकाल लेंगे, आपके लॉकर के गहने निकाल लेंगे। यहाँ तक ये सारी बातें आ गई है। तो आप चूंकि एक पत्रकार के रूप में मैं समझना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हमारे भारत के संविधान को कोई इस तरह का कोई भी बदल सकता है और कैसे भी बदल जाएगा क्या? देखिए, इसके लिए पहले हमें अपने संविधान को समझना चाहिए, संविधान को बनाने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। और जब ब्रिटिश भारत था, हम गुलामी में थे, लेकिन उस समय भी जो लगातार आंदोलन हुए, 1920 में गांधी जी ने आंदोलन किया, फिर 1930 में हुआ, फिर 1940 में हुआ, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया उस समय भी चल रही थी। तो इस संविधान का पहला ड्राफ्ट मैं कहूँगा, अगर मूल जिसका आता है, तो 1929 की नेहरू रिपोर्ट माने पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसमें स्वराज का एक खाका पेश किया गया था। वहाँ हमारे संविधान का एक पहला मोटा मोटी बात आती है। फिर दूसरी चीज़, 1931 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब कांग्रेस ने यह कहा कि भारत जब आज़ाद होगा तो एक वोट मिलेगा, हर व्यक्ति को एक एक वोट देने का अधिकार होगा। आज ये बात हमें बहुत सामान्य लगती है, लेकिन उस समय बड़े बड़े विकसित देशों में भी सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में भी जो काउंसिल चुनी जाती थी उसमें इनकम टैक्स देने वाले या राजा, जमींदार, बैरिस्टर, इसके आधार पर वोट होता था। ये तो कोई मानता ही नहीं था कि हर आदमी समान है। ये बात 1931 में कह गई। तीसरी चीज़ आती है 1937 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत 1935 से 37 के बीच चुनाव हुए थे। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस के दो यंग फेस थे, और इनने जो बातें की थी। फिर हम 1947 जो 46 में, दिसंबर 46 में संविधान सभा बैठती है और उसमें प्रक्रिया चलती है 46 से लेके 50 तक, तब संविधान बना है। उसकी बहुत लंबी उसमें बहसें हुई हैं, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब दो तीन चीज़ें और, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। तो ये तथ्य बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब ब्रिटिश राज था तब यहाँ पर धार्मिक माइनॉरिटीज़ के लिए आरक्षण था, संसद में भी आरक्षण था। तो जब भारत का संविधान बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं वो प्रस्ताव वहाँ पेश किया कि मुसलमानों का आरक्षण समाप्त करना है। ये किसी और ने नहीं, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में, डेट में एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 1949 के आसपास की डेट है, देखी जा सकती है, पूरा भाषण उनका है। और उसमें उन्होंने कहा कि आज हमने ये आरक्षण इस भरोसे पे ख़त्म किया है कि भारत के समस्त नागरिक समान हैं, भारत के समस्त धर्म समान हैं। तो आज जो इन्हें एक प्रोटेक्शन दिया था ब्रिटिश ने कि ये अल्पसंख्यक हैं तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को दें, तो आने वाले समय में भारत के बहुसंख्यकों को अपने प्रेम से, अपने सद्भाव से, अपनी मोहब्बत से, अपने लोकतांत्रिक तौर तरीकों से
ये साबित करना होगा कि हमने ये आरक्षण समाप्त करके अच्छा काम किया है, क्योंकि बिना आरक्षण के भी इन्हें समाज में बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। फैक्ट तो ये है। और अब आप कहें कि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त करना चाहती है, तो स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में भी कहें तो इस संविधान को बनाने में जो नेता शामिल थे उनमें से 85 से 90% नेता तो कांग्रेस के थे। इसका रिजोल्यूशन, इसका पूरा खाका क्या होगा वो नेहरू जी ने तैयार किया है। इसका मूलभूत बुनियादी सिद्धांत क्या होंगे वो महात्मा गांधी का पूरा जो आंदोलन है 30 साल का, उसने तैयार किए हैं। और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की कितनी मेहनत लगी है, और उनको पास करने वाले लोग कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो सब कांग्रेसियों ने जब इस संविधान को बनाया है तो उनकी मंशा क्यों होनी चाहिए बदलने की, ये बहुत हजम होने वाली बात नहीं है। जी, एक बात मेरे भी गले नहीं उतर रही है। आप ये कह रहे हैं कि स्वयं नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनती है और 4% आरक्षण धर्म के आधार पर आपने मुसलमानों को दिया, आपने मतलब कांग्रेस ने। मेरा तो ये निवेदन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई भी कानून अगर हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर बनाया जा रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसे स्टक डाउन कर देना चाहिए, उसे असंवैधानिक मानना चाहिए। मुझे कर्नाटक के कानून की बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं सीएए को देखता हूँ। सीएए में ये हो गया कि इन धर्मों के लोगों को हम नागरिकता देंगे, इस धर्म के व्यक्ति को नागरिकता नहीं देंगे। तो संविधान में जब सभी नागरिक समान हैं, सभी धर्मों को समान रूप से हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है, तो धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई व्यवस्था संविधान में अगर नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जैसे कि वो कई अन्य विषयों पर स्टक डाउन उसने किए हैं सरकारों के फैसले, तो कोई अगर असंवैधानिक चीज़ बनी है तो उसे स्टक डाउन कर देना चाहिए। नहीं, ये तो घुसपैठ रोकने के लिए, क्योंकि देखिए इस्लामिक कंट्री और भी हैं, उनके लिए हिंदुओं के लिए दूसरी कोई कंट्री है नहीं है, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया। परिस्थितियाँ भी देखें आप बेशक ठीक है, आपने कह दिया कि सब लोग समान हैं, लेकिन यदि आप परिस्थितियाँ देखेंगे कि किस तरह से म्यांमार की तरफ से अपना घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, वहाँ गरीबी है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ परेशानी है, तो लोग यहाँ घुस आएंगे, तो ये भी तो गलत है ना। एक नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि घुसपैठ है कि नहीं है। अभी हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। आप धर्म का आधार उसमें क्यों बना रहे हो? अगर आप घुसपैठ रोकने के लिए, तो सरकार के पास व्यवस्थाएं होती हैं, अन्य देशों में भी होता है, वहाँ अपने सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, दो देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, डिपोर्टेशन होता है। तो कोई भी कानून कभी आपात चीज़ को रेफरेंस बना के नहीं बनाया जाता। अगर लोग आप सिद्धांत देखें कि जो आपात के लिए हम एग्जैक्ट शब्द क्या कहें, जो रेयर चीज़ें होती हैं वो कभी किसी कानून का बेस नहीं बनती हैं, वो जनरलाइज उस पर बनता है। तो मुझे इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये कर दे या वो कर दे, मैंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट देखे, और अगर धर्म के आधार पर कोई चीज़ की गई है जो कि हमारे संविधान में छूट नहीं है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि कांग्रेस जो आशंका व्यक्त कर रही है पूरे देश भर में इस चुनाव में कि यदि बीजेपी को 400 सीटें आपने दे दी तो वो संविधान बदल देंगे, इसका क्या आधार है और क्या वो संविधान बदल देंगे? आपको भी लगता है ये आशंका है? और यदि मान लो 400 सीटें नहीं मिली तो क्या वो नहीं बदल पाएंगे? देखिए, आशंका इसलिए सिर्फ हम क्रोनोलॉजी देखें, चीज़ों को देखें, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार बयान दिया है कि अब संविधान में बदलाव होना चाहिए। फिर इधर 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने लेख लिखा प्रतिष्ठित अखबारों में कि संविधान को अब बदल देना चाहिए। तो विवेक देबरॉय कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं और देश के प्रतिष्ठित अखबारों में डंके की चोट पे ये बात लिख रहे हैं तो उसको लोग सोचते हैं, संघ प्रमुख कहते हैं, तब भी सोचना पड़ता है। आज की स्थिति में आरएसएस भी एक पावरफुल चीज़ है। तीसरा हम देखते हैं कि भाजपा के सांसद जो कर्नाटक से हेगड़े साहब हैं, उनने भी कहा कि हमें ये संविधान बदलना है। फिर मैंने एक वीडियो सुना जिसमें अयोध्या से सांसद हैं लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी वो बैठे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हमें 400 से अधिक सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। फिर एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर जाके प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान बनाने वाले 90% लोग सनातन थे। तो भारत में संविधान बनाने वाले क्या, जब अगर जनसंख्या ही यहाँ की 80-90% हिंदुओं की है तो ये तो हजारों साल से हैं, और उन संविधान सभा में बैठे लोगों को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि वो कहें कि हम सब सनातन हैं। उनने कहा कि हम भारत के लोग हैं। तो ये अचानक जो एक के पीछे एक बातें कही गई हैं, और
प्रधानमंत्री जी पहले जब सांप्रदायिकता की कोई बात कहनी होती थी तो पिछले चुनावों तक हमने देखा कि वो शमशान और कब्रिस्तान की भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन इस बार वो सीधा हिंदू और मुसलमान की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई है, चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है बाद में आएगा, लेकिन मैंने इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखा, टाइम मैगजीन को देखा, द गार्डियन देखा, द टेलीग्राफ यूके देखा, उन सब ने तो लिख दिया है कि देश के प्रधानमंत्री जैसे हेट स्पीच के दायरे में जो चीज़ आ सकती है वो बोल रहे हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री दो समुदायों के बीच की बात इतने खुल्लम खुल्ला कर रहा हो, क्योंकि उसका जो महात्मा गांधी कहते थे कि सरकार वो है जो शांति स्थापित करे। घर में भी विवाद होते हैं, समाजों में भी होते हैं, क्षेत्रों में भी, धर्म में भी, लेकिन सरकार का काम होता है कि उनमें जो समरसता की भावना है उसे मिलाए और विवाद के विषयों को या तो सुलझाए या उन्हें ठंडे बस्ते में डाले। प्रधानमंत्री जी ठीक उसका उलट काम कर रहे हैं और इसी के बीच इन सबके बयान आए हैं। तो ऐसे में एक संदेह पनपना कि ये बदलना चाहते हैं, और फिर वो बाद में ये भी बड़े रहस्यमय तरीके से प्रधानमंत्री जी रैलियों में कह रहे हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और उनके लोग ये बात कह रहे हैं। तो इससे से हवा मिलती है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है संविधान बदलना और एक है संविधान संशोधित होना। तो दोनों में से आपको क्या दिख रहा है? मतलब संविधान बदलने का तो मतलब है कि इस संविधान को हम वापस ले और नया संविधान बनाएं, तो उसकी प्रक्रिया तो बहुत लंबी होगी, कई वर्ष लगेंगे उसमें। मुझे लगता है तो 5 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, एक से नहीं, मोदी जी को और 2-3 टर्म देने पड़ेंगे आपको संविधान बदलना है। तो संविधान संशोधन की बात है तो अपने यहाँ तो अनेक बार हो चुका है, एक आध बार ये भी कर ले तो क्या बुराई है? नहीं, एक आध बार निर्णय तो किया है, जीएसटी ये लाए तब। तो अगर संविधान संशोधन की बात है तब तो कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि 125 से ऊपर 138 के आसपास संविधान संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, और जो पार्लियामेंट से होते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से, फिर राज्यों का भी उसमें एक मत आता है। तो ये संविधान संशोधन की बात नहीं हो रही है, ये पूरा संविधान बदलने की बात। इसमें उसके मूल ढांचे पर कहीं हमला होने की आशंका लोगों को दिख रही है, और वो भी बदलना ही शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरा 400 सीटों की जरूरत नहीं है। इतने संविधान संशोधन मोदी जी ने किए हैं, उसमें कौन सी 400 सीटें लगी हैं? वो तो, और जब कांग्रेस के समय भी हुआ 200 प्लस पे भी हुआ है। तो शक की गुंजाइशें छोड़ी जा रही हैं। अब पीयूष जी, आप जर्नलिज्म करते हैं, सीधे पब्लिक से जुड़े हैं, आप इस देश की तासीर को समझते हैं, देश की मानसिकता को समझते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आपको लगता है कि ये जो माहौल आज की तारीख में है, बहुत आसानी से मोदी जी को 400 तो छोड़िए, यदि 543 सीटें भी मिलती हैं तो वो संविधान बदलने की रिस्क ले पाएंगे या बदल पाएंगे क्या? जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से खुलेआम झूठ बोल जाते हैं, जैसे आज उन्होंने मुरैना में बोला कि कांग्रेस ने सेना के हाथ बांध दिए थे और हम घर में घुस के मारते हैं, लेकिन 2020 में चीन ने आके हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, और प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि ना तो कोई आया ना तो कोई गया। दूसरी बात यह कि जो आरएसएस की मानसिकता है, वो कभी कोई चीज़ खुल के नहीं कहते, वो हर चीज़ अंडरग्राउंड से करते हैं। मोदी जी भी, जैसे मैं इंदिरा गांधी की तुलना करूं और मोदी जी की करूं, जो भाजपा वाले अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने भी सरकारें गिराई, लेकिन कांग्रेस ने जब सरकारें गिराई तो संविधान में प्रावधान धारा 356 उसने सामने से लगाई, उसके बाद स्वतंत्र चुनाव हुआ, जो जीत के आ गया तो फिर आ गया। मोदी जी ये नहीं करते हैं, ये विधायक खरीदेंगे, कहीं सांसद खरीदेंगे, किसी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो जो पीछे से आने की प्रक्रिया है, इमरजेंसी देश में लगी थी, संवैधानिक प्रावधान था, वो लगाई गई थी, 1.5 साल तक लगी। उस समय जो नेता अरेस्ट किए गए, जेल में डाले गए, तो वो मीसाबंदी कहलाए, मीसा एक कानून बना, और जनता ने ये जाना कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इन्हें राजनीतिक ये बंदी है। आज ऐसा नहीं होता। आज किसी से राजनीतिक बदला लेना है तो उसे ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से या किसी अन्य माध्यम से घेर के वहाँ अपराधी की तरह भेजता जाता है, ताकि जनता में ये ना जाए ये चीज़ हुई। आगे जाके स्वतंत्रता संग्राम जैसी सेनानी जैसी सुविधा ना ले ली है, जैसे कि अभी मीसाबंदी ले रहे हैं पूरे देश में। तो ये कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन असल में वो क्या कर सकते हैं वो अपनी जगह है। ये भारत आज़ाद हुआ है जनता के बल से, और इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा जनता के बल से। तो जहाँ तक जनता बर्दाश्त करती जाएगी वहाँ तक जुल्म होता जाएगा। तो जनता को ये तय करना है कि, और मैं ये इसलिए भी रिपीट करता हूँ कि ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से उन्होंने 17 भाषण दिए, उनमें से कम 6 भाषण में रिपीट किए कि आज़ादी कोई मुकम्मल चीज़ नहीं है। जहाँ कौम गफलत खाती है आज़ादी हाथ से निकल जाती है। हमारी आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा सरहद पर नहीं है, क्योंकि सरहद की रक्षा करने के लिए हमारी सेना तैनात है। हमारी आज़ादी को खतरा अंदर की ताकतों से है। तो जब हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जब हम क्षेत्र के नाम पर लड़ते हैं, जब हम भाषा के नाम पर लड़ते हैं, जब मैं और तुम की राजनीति करने लगते हैं,
तो देश बिखरता है, तब आज़ादी को खतरा होता है। और मैं जोड़ दूं इसमें, महाभारत की लड़ाई में क्या हुआ था? कोई बाहर से लड़ने नहीं आया था। कौरव और पांडव सब भरतवंशी थे, सब भारतीय थे, एक ही परिवार के थे, आपस में लड़े, तो वहां ये दिक्कत आई। सोवियत संघ बिखरा, तो सोवियत संघ पर किसी ने हमला तो करते हुए हमने नहीं देखा, आपस में ही जब क्लैश इतने बढ़ते चले गए ये है। हमने क्या देखा? मणिपुर में हमारे देश का हिस्सा है और वहां पर कितनी हिंसा होती रही। इसी चुनाव में हमने देखा कि नागालैंड में 10 सीटें ऐसी जहां निर्विरोध चुनाव हो गया। हो सकता है वो नियमों के दायरे में हो, लेकिन क्या, क्योंकि हर चीज आप हो सकता है वो न्यायिक हो, लेकिन सुप्रीम जस्टिस के अधीन है क्या? जो ईश्वर ने न्याय बनाया है, वहां की आपने एक विपक्ष के प्रत्याशी को खरीद लिया या धमका दिया या जो भी कर दिया आपने, लेकिन क्या वहां की जनता का राइट टू वोट खत्म नहीं हो गया? क्या सूरत में ये नहीं हो गया? तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम जो कानूनी बातों में और टेक्निकल बातों में देखने की कोशिश ना करें, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में देखने की कोशिश करें। क्योंकि एक समय इस हिंदुस्तान में वो भी था जब कांग्रेस से सोशलिस्ट अलग हुए, और 47 के बाद की बात है। तो मुझे आचार्य नरेंद्र देव का पत्र याद है। आचार्य नरेंद्र देव ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया और सोशलिस्ट बने वो, तो उन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने उस समय ये लिखा कि आज के समय में मैं इस्तीफा दिए बिना भी उस तरफ जा सकता हूं। तब ये कानून नहीं था, लेकिन मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आया था, जनता ने कांग्रेस के सिंबल पे मुझे जिताया था, तो अगर मैं सच होऊंगा तो मुझे नई पार्टी पे जिताएगा, मुझे नैतिक आधार नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं इसलिए भी अपोजिशन में जा रहा हूं कि गांधी के लोग ही सत्ता में रहें और गांधी के लोग ही अपोजिशन में रहें। मैं नहीं चाहता कि सांप्रदायिक ताकतें अपोजिशन में भी बैठें। तो इन ऊंचे मूल्यों से जेपी को और लोहिया को तो नेहरू जी ने उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। 52 का चुनाव हारने के बाद जेपी से नेहरू जी ने कहा है, लोहिया जी से कहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपके विरोध में थे तो हम सत्ता की चाशनी नहीं चाटेंगे। और नेहरू जी का यह कहना था कि तुम्हारे अंदर देश का फ्यूचर है, तुम उसको संभाल सकते हो तो आओ। इन ऊंचे आदर्शों के साथ ये संविधान बना और उस संविधान सभा 3.5 साल बहसें हुई। नेहरू जी ने भी कहा था कि हम अच्छे से अच्छा संविधान बना लें, लेकिन कल को जो संसद में बैठेंगे अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं हुई तो अच्छे से अच्छा संविधान भी कागज का टुकड़ा साबित होगा। और आज हम सब खराब संविधान भी बना लें और हमारे जो वारिस यहाँ आके बैठेंगे लोकतंत्र के भारत के, अगर वो अच्छे होंगे तो ये देश को आगे ले जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि, और नेहरू ने आखिरी में ये कहा था, हमें भरोसा है कि हमसे बहुत अच्छे लोग यहाँ आएंगे, इस संविधान को और मजबूत करेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, ये बात अम्बेडकर जी ने भी कही थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं कि वो सवाल उठाने पड़ रहे हैं, लोगों को दिखने लगे हैं जो भारत जैसे लोकतंत्र में दिखने नहीं चाहिए थे। अब इसी एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने संविधान के बनने की प्रक्रिया को पूरा देखा समझा, हम बेशक नहीं थे लेकिन हमने पढ़ा सुना लोगों से, हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं को भी देखा, संसद में बहसों को भी देखा। क्या हमारे जीवन काल में हम संविधान को खत्म होते और नया बनते भी देख सकते हैं? आपको लगता है कुछ? और इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब संविधान बनने में यदि आप सोचिए, आप जो बता रहे हैं कि 39 से शुरू हो गई प्रक्रिया और 50 में, यानी कि करीब 11 साल में संविधान हमको मिला, तो संविधान बदलने के लिए कितना समय चाहिएगा? और यदि ये बदलने का बाकी प्रक्रिया, तो प्रक्रिया क्या है? देखिए, मैं दूसरी बात पे जाऊंगा। प्रक्रियाएं, जो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि जबरा मारे रोन न दे, तो प्रक्रियाएं जैसे कहा जाता है कि ताले शरीफों के लिए होते हैं, तो प्रक्रियाएं तब तक हैं जब तक हम लोकतंत्र को मान रहे हैं। ऐसी जैसे मान लीजिए रूस में है, तो हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन कभी वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी राष्ट्रपति बन जाते हैं। चीन को हमने देखा, शी जिनपिंग ने अपने आप को आजीवन वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया है। हम दूर क्यों जाए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हमारे साथ आज़ाद हुआ था, कितने समय वो सेना के बूटों के नीचे रहा है। तो अगर, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ी ताकतें होती हैं वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, हाई कोर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो अगर ये सब अपनी न्यायिक भूमिकाओं से पीछे हटते जाएंगे, इतना ईवीएम पे संदेह है लेकिन हमारी कोई बड़ी जगह से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग पत्रकार ने किसी ने पूछा कि ईवीएम पे तो शेरो शायरी करने लगे, विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट्स की संख्या कितनी कम हो गई है। आप देखिए, सीएजी पे डिफेक्ट आजकल चर्चा भी नहीं होती संसद में।
जबकि पटल पे नहीं रखी जा रही रिपोर्ट्स। कुछ पता है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद हो गई। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसकी एक ब्रीफिंग देते थे, हम सबने कवर किया है। पूरा मीडिया उसको समीक्षा करता था, कहाँ गलती है, कहाँ पैसा चला गया। और एक और होती थी कि प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार होता था उसे अपोजिशन माना जाता था सरकार के अंदर का, वो हमेशा सच बोलेगा। अब हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जब ये स्थिति हो रही है, मुझे महाभारत की याद आती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाराज युधिष्ठिर तो अंधे हो ही थे ही, लेकिन भीष्म पितामह भी नहीं बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य भी नहीं बोल रहे हैं, कृपाचार्य भी नहीं बोल रहे हैं, धर्मराज भी धर्म भूल गए हैं, दानवीर कर्ण भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब क्या थे? ये संस्थाओं के प्रतीक हैं। तो जब उन सब ने मौन धारण कर लिया तो अंततः राजवधू का चीरहरण हो गया। तब ईश्वर को ही आना पड़ा और बाद में गांधारी आती हैं। तो अगर ये सब नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकती है। जब दुनिया में तानाशाहियाँ हो सकती हैं तो संविधान की किताब खुद चल के तो नहीं आएगी, बाबा साहब और नेहरू जी अब ऊपर से तो नहीं आएंगे। तो वो खतरों से अब बहुत दूर आप कह नहीं सकते कि नहीं है। और हमने बहुत सी चीज़ों में देखा है कि वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। आपने देखा है कि जब कश्मीर में सरकार जानी थी तो राज्यपाल महोदय का वो पेजर होता है या फैक्स मशीन ख़राब हो जाती है। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि एक सरकार बननी है तो सुबह 4 बजे राज्यपाल महोदय जग जाते हैं। हम दिल्ली में देख रहे हैं कि उपराज्यपाल गली गली मोहल्ले में जाके कूड़े कचरे का देख रहे हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट पे उन्हें भरोसा नहीं है। हम तमिलनाडु में देखते हैं कि एक विधानसभा कोई कानून पास करती है और वो उसे नहीं मानते हैं। हमने बंगाल में देखा कि जो राज्यपाल पहले थे, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी, जो ब्रिटेन की, चूँकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान का असर है, ब्रिटेन में तो कोई लिखित संविधान नहीं है। तो जो दुनिया की डेमोक्रेसी है उसमें परंपराओं, संसदीय लोकतंत्र में परंपराओं का महत्व भी उतना ही होता है जितना लिखित चीज़ों का होता है। और परंपराओं को हम दिन पर दिन तार तार होते हुए देख रहे हैं। हमने देखा कि राम मंदिर में राष्ट्रपति को न्योता नहीं मिला। हमने देखा कि आडवाणी जी को जब वो देने गई भारत रत्न, तो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति जी खड़ी हुई हैं। तो परंपराओं को टूटते हुए हम देख रहे हैं। हमने देखा कि संसद के सत्र, जिन्हें कुछ समय साल तक पहले तक हम समझते थे कि इस महीने से इस महीने तक चलेगा ही, इस समय से इस समय तक चलेगा, उस पर संदेह होने लगेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने देखा कि संसद से 100 से अधिक सांसद निलंबित हैं और अति संवेदनशील कानून पास करा लिए गए। तो जैसे आदमी की मृत्यु से पहले लक्षण दिखते हैं कि बाल सफ़ेद होते हैं, दांत टूटते हैं, सांस ऊपर नीचे चलती है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हमारा लोकतंत्र अमर तो हो सकता है लेकिन अजर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी उसके ऊपर हमले तो बहुत हो रहे हैं और जनता उतनी चौकन्नी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पीयूष बबेले जी, वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन आपने देखा कितनी नॉलेज है उनको, और उन्होंने ये सारे में एक बात क्लियर कर दी, बेशक संविधान बदला जाए या ना बदला जाए, पर संविधान पर सबसे बड़ा संकट पिछले 10 सालों में जो है, एक एक करके उन्होंने गिनाया है। ये बात सही है कि हमारी संवैधानिक संस्था है जिस तरह से आंखें बंद करके बैठी हैं, जिस तरह से वो धृतराष्ट्र बन चुकी हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है। निश्चित तौर पर संविधान बदलने की बात तो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल संविधान बहुत बड़े गंभीर संकट में है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।